तो जय दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या ज़रूरत है, ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। जो परीक्षार्थी होंगे वो उत्तर पुस्तिका किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। 10वीं 12वीं परीक्षा 2000 उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। ठीक है ना। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यहाँ अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। ठीक है ना। उनका अधिकार होगा कि वे परिषद के जो परीक्षा आप दे रहे हैं ना, जो टीचर्स लगे होंगे, उनका अधिकार है कि वो आपकी कॉपी या आपकी तलाशी ले सकते हैं। ठीक है ना। और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक और सावधानी से पढ़ें, पालन करें। ठीक है ना। जो परीक्षार्थी हैं उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर, जो ये उत्तर पुस्तिका है आपकी ना, इस पर लिखे पृष्ठ भाग पर जो आपके लिए है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है ना। तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना। ये आपका देखिए विज्ञान का मॉडल पेपर है। ठीक है ना। तो आपको आज पता चल जाएगा कि आपका मॉडल पेपर भी कैसे आएगा, क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो ये 2022 और 23 का मॉडल पेपर है यूपी एमएसपी, जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको अनुक्रमांक डालना है। अनुक्रमांक आपको यहाँ पर अंकों में डालना है, अनुक्रमांक के बाद अंकों के बाद शब्दों में यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ वैसे आपको विज्ञान डाल देना है, केवल प्रश्न पत्र यूपी एमएसपी। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ पर आदर्श प्रश्न पत्र मतलब सेम टू सेम आपको ऐसे ही प्रश्न पत्र मिलने वाला है। आदर्श प्रश्न पत्र का मतलब यही होता है कि लगभग उसके बराबर आपको ऐसे ही मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। ठीक है ना। और साथ ही में ध्यान दीजिएगा, क्या करा है कि विषय आपका विज्ञान है, कक्षा 10 सत्र 2022 और 23 की बात करेंगे। पूर्णांक 70 नंबर का आपको होगा। इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। ठीक है ना। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो शुरू के 15 मिनट आपको दिए जाएंगे ना, वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है ना। और क्या कर रहा है कि खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंडों, उपखंड क ख ग में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले, देखिए आपको जैसे बताया गया पिछले साल आपको देखिए ओएमआर शीट भी दी गई थी। ठीक है ना। उसमें जो आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे, वो भी चीज़ यहाँ पे आपको रखना है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है ना। और चलिए देखते हैं खंड अ में। खंड अ में देखिए क्या होगा, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 0-1 यानी कि 1 अंक आपको निर्धारित है। मतलब कहने का मतलब कि खंड अ में जो बहुविकल्पी प्रश्न है, आपको टोटल 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके आते हैं, तो उसमें से आपको क्या करा है कि इसमें आपको केवल 1 अंक मिलेगा। प्रश्न पत्र के खंड क में प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों हल करने हो 2 घंटे का समय आपको निर्धारित किया। मतलब जो आपके 20 प्रश्न, सिर्फ सोचिए, सिर्फ आपको 20 प्रश्न 1 घंटे के लिए हल करने के लिए बोल रहा है। मतलब समझिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा, और 2 घंटे का जो टाइम मिलेगा वो आपको लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर जो आपके दिए जाएगा, थ्योरेटिकल चीज़ें, वो चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है ना। तो इस तरीके का कुछ मॉडल पेपर बनेगा, जैसे पिछले साल बना था सेम टू सेम उसी तरीके से इस साल भी बनेगा। ठीक। और खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। मतलब प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख जो उनके अंक हैं आपको सामने दिए रहेंगे। और खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। क्या होगा, सभी प्रश्न आपको एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। जो आपका कोई, जैसे मान लीजिए खंड क कर रहे हैं, तो खंड क के अगर आपको प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, दूसरे खंड में आपको लिख सकते हैं। ठीक है ना। और सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य है, सभी प्रश्नों को आपके लिए करना अनिवार्य है। ठीक है ना। ये चीज़ आपके लिए अच्छी चीज़ है। चलिए अब देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए ये आपका इस तरीके से सॉल्यूशन होगा, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो आंसर्स है क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आंसर्स है जब प्रकाश, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क की बात करेंगे। ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए हम आपको अच्छी तरीके बताते हैं आपको प्रश्न कैसा पूछा जाएगा। ठीक है ना।
तो पहले आपका क्या आएगा, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। उपखंड क की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, उपखंड क की बात करेंगे। तो आप पहला प्रश्न देखिए, जब प्रकाश के नेत्र में प्रवेश कर, जब प्रकाश नेत्र में, जब कोई प्रकाश, देखिए कोई प्रकाश आपके नेत्र में प्रवेश करती है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया है, क्रिस्टली लेंस पर, स्वच्छ मंडल कार्निया पर, या परितारिका पर, या पुतली पर। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो जो आपका अधिकांश अपवर्तन होता है कहाँ पर होता है, कार्निया यानी कि स्वच्छ मंडल पर होता है। कहाँ पर होता है, स्वच्छ मंडल पर होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है, वोल्टेज को कौन निरूपित करता है, ठीक है ना। W बराबर या किया गया कार्य बटे विद्युत धारा इंटू समय, यानी कि W अपान यहाँ पर IT, W अपान IT, ठीक है ना। P बराबर W अपान IT यहाँ पर आप हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में वोल्टता को निरूपित करता है, ध्यान दीजिएगा। P बराबर V इंटू आई होता है, ठीक है ना, ये आपके लिए होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फार्मूला है, ठीक है ना। तो चलिए आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किया गया कार्य बटे विद्युत धारा इंटू समय, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर V निकालेंगे तो P अपान आई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान दीजिएगा। तो इसमें अगर आंसर देखें तो किया गया कार्य बटे विद्युत धारा इंटू समय आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो कौन सी स्थिति में, जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। कहाँ हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी, क्या कर रहा है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है। यहाँ पर श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। क्या है, जो विद्यार्थी के निकट बिंदु से उससे दूर हो गया है, ठीक है ना। चलिए 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/25 ओम, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, दिए गए चित्र के अनुसार कागज़ के तल में, मान लीजिए चित्र आपको दिया गया है, कागज़ के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर, किसमें, पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है, कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या, तार के ठीक नीचे है। क्या है, जो तार के ठीक नीचे है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। तो केवल अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, केवल अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है ना, ये आपको कर लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक मिश्र धातु क्या होती है, एक समांगी मिश्रण होती है। क्या होती है, एक मिश्र धातु क्या होती है, एक समांगी मिश्रण होती है, ठीक है ना। तो चलिए निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को इसमें पहचानना है, आपको बताना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। आगे चलिए अगला क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई असंतृप्त, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऐसा है जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में यही कर रहा है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कौन हो जाएगा, B और C, जिसमें आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या कहेंगे, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्या कर रहा है, जो ठोस कैल्शियम ऑक्साइड है वह जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर, क्या करके, तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तथा साथ में उष्मा उत्पन्न होती है। तो इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, यहाँ एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी या परिणामी विलयन की pH 7 से कम होगी तो क्या हो जाएगा, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बी तथा सी दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। ठीक है ना, तो किसका कर रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए बी सी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। परमाणुवीय त्रिज्या के लिए कौन सा सही प्रदर्शन है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो कौन सा होगा, 3rd नंबर। ठीक है ना, 3rd और यहाँ पर देख रहे हैं 2nd। ठीक है ना, तो ये आपके लिए हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों में कीजिए। तो यहाँ पे कॉलम ए है, क्या है, कॉलम बी है। यहाँ ब्लीचिंग पाउडर क्या कहेंगे, हम विरंजक कहेंगे 81 में। बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो बेकिंग सोडा, ध्यान दीजिएगा बेकिंग सोडा किस में होता है, किस में काम में आता है, तो प्रति अम्ल होता है। क्या होता है, प्रति अम्ल होता है। और यहाँ पर अगर सी के ध्यान दीजिए धामन सोडा, साउंड होता है कांच का विरेचन करने में। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड H2 तथा Cl2 का उत्पादन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है ना, तो चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे डॉट 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 आपको भरना है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल जो होता है नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर की बात करेंगे तो चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी कारण दूधिया हो जाता है। तो किसके कारण हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसी कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है ना, चलिए प्रश्न नंबर 15 की बात करेंगे। ठीक है ना, कुछ डायनासोरों में एक, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, कुछ डायनासोरों में एक पर पिच्छ मौजूद थे। क्या थे, पिच्छ मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे। ठीक, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इनका यह अर्थ हुआ कि, ध्यान दीजिएगा, सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है। सरीसृपों और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है। दोनों ही जीवों में पर पिच्छ समंजात अंग हैं या पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। क्या हो जाएगा, सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है। यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जीव का विलोप हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ है। जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए चित्र ए में ए बी और सी का किस क्रम में होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर, ये आपके लिए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। 18 नंबर की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अमृता देवा बिश्नोई, क्या करा है, अमृता देवा बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो जीव संरक्षण के क्षेत्र में। ठीक है ना, यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RRYY, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे RR, स्मॉल RRY, कैपिटल YY में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे, गोल और पीले होंगे। ठीक है ना, निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र में किस भाग को प्रदर्शित करता है, अंडाशय को। किसको, अंडाशय से। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अब खंड ब की बात करेंगे जिसमें आपको हमने बताया था कि वर्णनात्मक प्रश्न आने वाले हैं। तो इन वर्णनात्मक प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, और आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। किसके द्वारा, गोलीय, ध्यान दीजिए किसके द्वारा, गोली दर्पणों द्वारा। किसके द्वारा, गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। तो ये आपको पहला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर का। उसके बाद वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, जबकि यहाँ ग्रह टिमटिमाते हैं। ठीक है ना, नहीं टिमटिमाते, ये आपको कर देना है। 2 ओम, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, 2 ओम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए उपखंड क की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से आपको शुरू हो जाए, क्योंकि देखिए जो आपका
ध्यान दीजिएगा, जो आपका मॉडल पेपर था ना उसमें आपके विकल्प प्रश्न नीचे से हमने सॉल्व कर दिए। अब यहाँ से आपको उपखंड क की बात शुरू कर रहा है। प्रश्न नंबर 1 की बात कर रहा है यहाँ पर, गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी नियम निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? गोली दर्पणों पर प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से आपतित की जाती है। यहाँ से बाईं ओर से आपतित की जाती है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ साथ नापी जाती हैं। जो सभी दूरियां हैं वो दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ साथ नापी जाती हैं। ठीक है, तीसरे नंबर की बात करेंगे, क्या है? आपतित किरण के दिशाओं में क्या कर रहा है? आपतित किरण के दिशाओं में नापी गई दूरियों का चिन्ह धनात्मक तथा आपतित किरण के विपरीत दिशाओं में नापी गई दूरियों का चिन्ह ऋणात्मक होता है। ठीक है ना। आगे चलिए, ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के ऊपर उपस्थित वस्तु या प्रतिबिंब की ऊंचाई का चिन्ह धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे उपस्थित वस्तु का प्रतिबिंब ऊंचाई का चिन्ह ऋणात्मक होता है। मतलब अगर आप ऊपर जाएंगे तो जिसे मान लीजिए मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है ना, अगर इसके ऊपर आपको प्रतिबिंब बन रहा है तो धनात्मक, नीचे बन रहा है तो ऋणात्मक। सिंपल सी बात है। ध्रुव से वस्तु की दूरी को u से तथा ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को v से। मतलब अगर ध्रुव से हम वस्तु की दूरी को लेंगे तो u से लेंगे, अगर प्रतिबिंब की दूरी को लेंगे तो v से लेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा राइटिंग ध्यान दीजिएगा, राइटिंग थोड़ा नहीं सही है तो आपको उसको थोड़ा कंज्यूम करना होगा कि राइटिंग थोड़ा नहीं सही है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्या है कि 2 ओम 3 ओम तथा यानी वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है? वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते, ये आपको बताना है। ठीक, तो अगर आप अच्छी तरीके से जुड़े रहेंगे तभी आपको हम समझा पाएंगे, अन्यथा समझा नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या करा? वायुमंडल में अपवर्तन इस प्रकार होता है, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल, धुआं इत्यादि के कणों के कारण भाग वायुमंडल की ओर अपवर्तित हो जाती हैं और तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के एक पृष्ठ एक पहुँचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो। ठीक है ना। प्रश्न संख्या नंबर उत्तर नंबर जहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 की बात करेंगे। ठीक है ना। 3 की बात करेंगे तो 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के तीनों प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम 1 ओम हो। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 ओम 3 ओम और 6 ओम, ठीक है ना, इस प्रकार करेंगे तो जबकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। ठीक है ना। जब श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो इसका जो प्रतिरोध होगा, देखिए 1/3 + 1/6 यानी 2 + 1/6 यानी कि 3/6 क्या हो जाएगा? 2 ओम। R-2 ओम, R1 2 ओम, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा प्रतिरोध कितना होगा? 4 ओम होगा। ठीक है ना। अब इसी तरीके से 1 ओम प्रतिरोध के लिए यहाँ पर कितना आएगा? 1 ओम। ठीक है ना। क्या जाएगा? 1 ओम। इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है? यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है? किसी क्षैतिज संरक्षण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके ठीक नीचे किसी बिंदु पर तथा उसके ठीक ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ये है। अथवा में क्वेश्चन और इसमें दे रखा है, विद्युत मोटर का सिद्धांत था कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित उपयोगी संरचनाएं चित्रित कीजिए। तो यहाँ आप देखिए जो संरचना है विद्युत मोटर, पहले आपको समझाते हैं। तो विद्युत मोटर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है, विद्युत मोटर क्या है? एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। सिद्धांत की बात करेंगे, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, किसको? जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। क्या करने लगता है? बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो यह घूमने लगती है। कार्यविधि की बात करेंगे तो जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में 2 बल कार्य करने लगते हैं। ये बल एक बलयुग्म बनाते हैं जिसके कारण
कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। इन विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगाकर एक ही दिशा में कार्य करें, अर्थात कुंडली एक दिशा में घूमती रहे। ठीक है ना। विभक्त वलय की बात करेंगे तो विभक्त वलय का महत्व क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। विभक्त वलय का कार्य कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है। ध्यान दीजिएगा, विभक्त वलय का कार्य क्या है, कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है। जब कुंडली आधा चक्कर पूर्व कर लेती है तो विभक्त वलयों का ब्रूसों में संपर्क समाप्त हो जाता है और विपरीत ब्रूसों संपर्क जुड़ जाता है। इसके फलस्वरूप कुंडली में धारा की दिशा सदैव इस प्रकार बनी रहती है कि कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, 5 के क की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखिए, क्लोरोप्रोपेन 2 मेथिल प्रोपेनल 2 मेथिल प्रोपेनल 2 डाई ब्यूटेनॉल पेंटेनोइक अम्ल। ठीक है ना। तो इसका सूत्र ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है, क्लोरोप्रोपेन यानी कि CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है ना। दूसरा नंबर 2 मेथिल प्रोपेनल यानी कि CH2 CH CH3 और CH। ठीक है ना। आगे चलिए, क्या है 2 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 CH CH3 CH2 CH3, आपको इस तरीके से बनेगा। उसके बाद CH3 ध्यान दीजिएगा, पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल क्या होगा CH3 CH2 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 COOH। ठीक, ये आपका हो जाएगा। चलिए 6 के क की बात करेंगे तो क्या है, कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं 10 20 7 14 तत्वों की पहचान कीजिए और आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त पहचानिए। ठीक, तो नियान 10 20 कैल्शियम 7 नाइट्रोजन 14 सिलिकॉन। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको फिगर को बना लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए या निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ, यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाएगा। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट क्या बनाएगा, जिंक नाइट्रेट सिल्वर बनाएगा। एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन कापर क्लोराइड क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कापर बनाएगा। बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट बेरियम सल्फेट और क्या बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है ना। अंगा की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बनाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन से क्रिया क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्या हाइड्रोक्लोराइड बनाएगा। ठीक है ना। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन किया कर क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोराइड बनाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 9 की बात करेंगे। 9 नंबर में देखिए क्या है कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है कि वातावरण में रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। उसका अगला क्वेश्चन, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दीजिए। वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है ना। उसके बाद अथवा हम क्या पूछेगा, मानव के नर जनन अंग का संक्षिप्त टिप्पणी यानी वर्णन कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं ना कि आप कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपको सिर्फ लिखना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है ना। और कुछ चीज़ में करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए अपने फ़ोन से। ठीक है ना सभी लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला देखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। ये हो जाएगा और इसको भी आपको कर लेना है। ठीक, तो ये आपका पूरा मॉडल पेपर था विज्ञान का मेरे प्यारे बच्चों। तो विज्ञान देखिए कक्षा 10 विज्ञान जो है ना इम्पोर्टेंट तो है ही, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। ठीक है ना। तो आपको बस घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए और हम बहुत सारे मॉडल पेपर को आपको सोल्यूशन करवाएंगे। ठीक है ना। तो सभी मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से सोल्यूशन करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।